रे आलिया रे परमेश वर्मा देसी क्रू ताड़ी मार हस दे जो चले थोनू दस दे जो गुड्डी चढ़ी मगरों ए आपे पैरी पैणगे खिच्ची चल कम कोई सकदा नहीं थम तैनू बल्ले शेरा आपे आके लोग कहणगे हौली हौली हासिल मुकाम हुंदा आ हौली हौली मेहनतां दा नाम हुंदा आ पहला पहला हर बंदा आम हुंदा आ दुनियादारी चों जो तराश बनदे अपने ते रख विश्वास बनदे होए आम जेहे मुंडे भी ने खास बनदे आम जेहे मुंडे भी ने खास बनदे हो आम जेहे मुंडे भी ने सच्चा सोच उच्ची मेहनती भी होवे जेड़ा उस बंदे दी तरक्की फटाफट हुंदी आ फायदे वाली गल दसा कड सारे हल दसा सच दे ते भीड़ सदा घट हुंदी आ हो अज नहीं जे हुंदा तां कल हो जावे सबरा ना सब कुछ हल हो जावे हारदा नहीं जेड़ा हार जाण वाले डर कोल ओनू ही तां जितणे दा वल हो जावे मिलदी परोसी नहीं ओ कामयाबी थाल विच पहिला पहिला औकड़ा भी पेश हुंदी आ आपे बंदा सिख जांदा खा खा के ठोकरां जी ठोकरा बदामां नालों तेज हुंदियां हौली हौली हासिल मुकाम हुंदा आ हौली हौली मेहनतां दा नाम हुंदा आ पहिला पहिला हर बंदा आम हुंदा आ दुनियादारी चों जो तराश बनदे अपने ते रख विश्वास बनदे होए आम जेहे मुंडे भी ने खास बनदे हेलो 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 इब्राहिम नहीं है छोरे बदनाम थे जो छोरे बड़ा नाम हो गए छोरे गुमनाम थे जो छोरे नाकाम थे जो छोरे बड़े काम करे छोरे ना आराम करे छोरे हम गाम आले छोरे ओवर करे शिफ्टे भरी सारी किश्ते हेलो 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 निभाए रिश्ते माइंड पूरा लिट है बॉडी पूरी फिट है रब जे यार फिर डरना किसते महंगी यो वीडियो सारे बच्चे एक बार फटाफट से लाइक का बटन ठोक दो जी और क्लास को शेयर कर दो जी। सोल्जर बन सिखो माड़ा टाइम कढना तो मेरे बच्चों क्लास शेयर कर दो। राम राम भाई राम राम सारे ने राम राम। हौली हौली हासिल मुकाम हुंदा आ हौली हौली मेहनत नाम हुंदा आ पहला पहला हर बंदा आम हुंदा आ दुनियादारी तो जो विश्वास रख दे अपने ते रख विश्वास बनदे होए आम जेहे मुंडे भी ने खास बनदे आम जेहे मुंडे भी ने खास। वेरी गुड इवनिंग 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 वेरी गुड वेरी गुड इवनिंग मेरे बच्चों के हाल चाल है भाई? ओ बढ़िया है। गुड इवनिंग मुस्कान, गुड इवनिंग केशव, गुड इवनिंग अभिषेक, गुड इवनिंग दीपक, गुड इवनिंग तान्या, गुड इवनिंग श्रेया, गुड इवनिंग शिवम, गुड इवनिंग केशव, गुड इवनिंग मोहिनी, पल्लवी, आर्ची, हिमांशु, ओहो आकाश, पोडर जी क्या हाल चाल है? बच्चा कह रहा आपको लिरिक्स नहीं आते फिर भी आप तो अरे तो लिरिक्स आते होते तो फिर मैं सही गाता ना, लिरिक्स नहीं आते तो लिपसिंग करते हैं। तुम तो नालायक हो, तुम वो भी नहीं करते। तुम्हारे लिए तो मैं गाना लगाता हूँ, तुम्हारे चक्कर में हर वीडियो पे कॉपीराइट क्लेम होता है, ठीक है? उसके बावजूद भी तुम लिपसिंग भी नहीं करते, ऐसे नालायक बच्चे हो जी। चलो जी वेरी गुड इवनिंग सभी को, वेरी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आज हम फिर एक बार दोबारा से मिल रहे हैं, ठीक है? और आज हम जल्दी मिल रहे हैं। और वैसे हमारा टाइमिंग अब 6 बजे हो चुका है। हाँ जी, त्रिशूल बैच का टाइमिंग वैसे हमारा कितने बजे हो चुका है? सारे बच्चे एक बार चैट बॉक्स में लिख के बताओ त्रिशूल बैच का टाइमिंग हमारा कितने बजे हो चुका है? ओए गाबे, हेलो, ओए इधर। त्रिशूल बैच का टाइमिंग जो हमारा कितने बजे हो चुका है जी? टाइमिंग हो चुका है 6 बजे। अब टाइमिंग हमारा 7 बजे नहीं है। एक बच्चा कह रहा है सर क्लास नंबर 12 पब्लिक कर दो। क्लास नंबर 12 मैंने प्राइवेट नहीं की, वो यूट्यूब की तरफ से कोई ग्लिच है, उन्होंने अपनी तरफ से उस क्लास को प्राइवेट किया हुआ है। अब वो वही सही कर पाएंगे। मैं त्रिशूल बैच की सिंगल क्लास भी प्राइवेट, मैंने पहले भी कहा था मैं नहीं करूंगा अगर आप डेली बेस पे आते रहोगे। और मैंने कोई क्लास पब्लिक नहीं की, सॉरी प्राइवेट नहीं की। टाइमिंग हमारा 6 बजे का है, ठीक है? और अब हमारी घड़ी में कितने बज चुके हैं? 5 बज चुके हैं हमारी घड़ी में। बट आज हमारी क्लास हो रही है 5 बजे, टाइमिंग 6 बजे है, क्योंकि कल से नवरात्रि स्टार्ट होने हैं, घर में पूजा है, तो उसके लिए सामान लेके आना है।
हमारी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, हमारे ऊपर जिम्मेदारियां, हमारे कंधों पे जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं कि आपको व्रत का खाने का सामान लेके आना है, क्योंकि अगले आने वाले 7-8 दिन या 9 दिन जितने भी फास्ट हैं उसके अंदर मेरे फास्ट होते हैं। तो फास्ट में फास्ट का खाना खाना होता है, तो सामान घर का लाना होता है। घर में छोटी छोटी बीवी है, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो उन्होंने कहा सामान लेके आना है, हो सके तो क्लास जल्दी कर लो। मैं कहा मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, मान लेते हैं मेरी बात, आज मैं क्लास जल्दी कर लेता हूँ। तो इसलिए आज मैंने क्लास 5 बजे कर ली, नहीं तो क्लास 6 बजे होगी जी। ठीक है जी। बिहार में आपका स्वागत है, बिल्कुल बिल्कुल बिहार हम आ रहे हैं जी। बिहार हम आ रहे हैं 18 तारीख को हमने मीटअप प्लान किया। तो बिहार के जो बच्चे हैं या बिहार के आसपास के जो बच्चे हैं, हम पटना आ रहे हैं, पटना। तो जो कह रहे हैं ना बेगूसराय या दरभंगा या गया, कहीं के भी हो भैया, चुप करके पटना आ जाओ। ठीक है, पकड़ो अपनी लोकल ट्रेन, पकड़ो पैसेंजर और चुप करके पटना पहुंच जाओ। मीटअप का टाइम हम देख लेते हैं कितने बजे, 11:30 12 बजे एक बार डिसाइड कर लेंगे। वेन्यू अभी हमारा फाइनल होना है कि हमारा कहाँ पे है, बट डेट हमारी फाइनल हो चुकी है। 18 तारीख को मीटअप कर रहे हैं, टिकट हमने बुक करवा ली है, अब कैंसिल नहीं हो सकती, चुप करके पहुंच जाना। फिर ये मौका बार बार नहीं मिलेगा, फिर कहीं कहो सर गाबा सर आके निकल गए और अब मिल ही नहीं पाए, शिट, ऐसा मत कर देना। कहीं इतनी दूर से तुम्हारे लिए मिलने के लिए आराम, देख लो जी हम तुमसे कितना प्यार करत है, तुम नहीं जानत। और तुम अगर प्यार दिखाना चाहा तो पहुंच जाना 18 तारीख को, दिखा देना हमू प्यार कि तुम कितना प्यार हमसे करत रही। बात समझ रही हमारी? सर छोटी छोटी बीवी क्या होता है? छोटी छोटी बीवी होती है, छोटी छोटी बीवी होती है, ऐसे छोटी छोटी बीवी। ठीक है जी। कल 6 बजे ही है भैया, कल सुबह 7:45 पे सुदर्शन बैच की क्लास है। कल सुबह 7:45 पे सुदर्शन बैच की क्लास है, लाइव होगी। और कल बाकी शाम को 6 बजे हमारी जो क्लास होगी वो त्रिशूल बैच की होगी जी। चलो जी, आ जाओ फटाफट से आ जाओ जी। हाँ मुंबई भी आएंगे, बिल्कुल आएंगे, मुंबई सब जगह आएंगे, टेंशन मत लो। अभी तो हमने बिहार का प्लान बनाया है, ठीक है। तो सारे बच्चे बिहार वाले इकट्ठे हो जाना बस पटना के अंदर। वेन्यू आपको बता दूंगा, पटना की टिकटें विकटें बुक करा लो अपने अभी से, कहीं ये कह दो कि मैं बिजी हूँ उस दिन जी। ठीक है, चलो अब यहाँ पे एक बार फटाफट से आ जाओ जी, आ जाओ मेरे दोस्तों, फटाफट से आ जाओ जी। इधर देखो ध्यान से, अब एक बार फटाफट से आ जाओ। लास्ट क्लास में हमने सप्लाई का चैप्टर अपना किया हुआ था, कंपोजिट सप्लाई, मिक्स सप्लाई हमारा सारा खत्म हो चुका है। अब आज की क्लास में सप्लाई का चैप्टर हमें फाइनली खत्म कर देना है। आज के बाद हम सप्लाई के चैप्टर की बात नहीं करेंगे, मतलब बात करेंगे कल हमारी पूरी क्लास जो होगी, कल हम सप्लाई के सिर्फ क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है ना। कल हम 1 या सवा घंटे में जो भी हम करेंगे वो सिर्फ सप्लाई के क्वेश्चन करेंगे। तो कल फाइनली क्वेश्चन खत्म करने के बाद ना हम सप्लाई को पूरा पैक कर देंगे, ताकि एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन बन जाए, सप्लाई का क्वेश्चन हम गलत नहीं करके आएंगे, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है, तो जो प्रोविजंस हैं वो सारे के सारे आज हम खत्म कर देंगे, और कल की पूरी क्लास जो डिवोटेड होगी वो डिवोटेड होगी क्वेश्चंस के ऊपर, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है, चलो अब एक बार सारे के सारे फटाफट से बच्चे आ जाओ। त्रिशूल बैच की टाइमिंग जो होती है वो शाम को 6 बजे होती है जी। त्रिशूल बैच की टाइमिंग जो होती है वो शाम को 6 बजे होती है। आज मैं 5 बजे ले रहा हूँ, रीजन मैंने बता दी है। अब जय माता दी करके यहाँ पे क्लास स्टार्ट कर लो, टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है। चलो अब एक बार फटाफट से मेरे को बता दो जी, चैप्टर हमने यहाँ पे स्टार्ट किया हुआ है सप्लाई का जी, ठीक है जी। चैप्टर हमने यहाँ पे स्टार्ट किया हुआ है सप्लाई का। अब अगर मैं सप्लाई की बात करूँगा तो सप्लाई में सेक्शन नंबर 7.1 हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद 7.1 कैपिटल ए हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। आज वाली क्लास में 7.2 हमें स्टार्ट करना है। अब अगर मैं 7.1 की बात करूँगा तो 7.1 के अंदर मैंने कहा था कि आपका 7.1 ए है, 7.1 डबल ए है, 7.1 बी है, 7.1 सी है। ये सारे हमें बताएंगे सप्लाई में क्या आएगा, हम देख चुके हैं। फिर कौन से काम गुड्स के सप्लाई बनेंगे, कौन से काम सर्विस के सप्लाई बन चुके हैं, 7.1 कैपिटल ए में देख चुके हैं। कॉम्पोजिट सप्लाई क्या होगा, मिक्स सप्लाई क्या होगा, दोनों में क्या डिफरेंस होंगे, एग्जाम्पल क्या होंगे, वो कल वाली क्लास में हम देख चुके हैं। अब बस एक काम हमारा बैलेंस बचा है 7.2 हमें बताएगा ऐसे कौन से काम होंगे जो ना तो गुड्स की सप्लाई बनेंगे, ऐसे कौन से काम होंगे जो ना तो सर्विस की सप्लाई बनेंगे। मतलब 7.2 हमें बताएगा कि ऐसे कौन कौन से काम हैं जिनको ना तो गुड्स की सप्लाई में कवर करेंगे, और ऐसे कौन कौन से काम हैं जिनको ना तो हम सर्विस की सप्लाई में कवर करेंगे। तो एक बार अब यहाँ पे चेक करना 7.2 कहना क्या चाह रहा है जी। अब 7.2 की लैंग्वेज थोड़ी ध्यान से बनना कि 7.2 में क्या लिखा है। तो 7.2 कह रहा है नोट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सब सेक्शन 1। मतलब आपने 7.1 में कुछ भी पढ़ा है वो सारी की सारी बातें बेकार की।
कह रहा है एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 3, मतलब जो भी एक्टिविटी शेड्यूल 3 में स्पेसिफाई की जाएंगी, या सच एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन अंडरटेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और एनी लोकल अथॉरिटी, या कुछ एक्टिविटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने की होंगी, स्टेट गवर्नमेंट ने की होंगी, या लोकल अथॉरिटी ने की होंगी, जो गवर्नमेंट ने वो क्या की है, नोटिफाइड की है। तो उन एक्टिविटी को ना तो हम गुड्स की सप्लाई मानेंगे और ना ही हम सर्विस की सप्लाई मानेंगे, बस ये पर ध्यान दो। तो सिंपल सी बात ये निकल कर है कि 7.2 ये बात कह रहा है कि कुछ एक्टिविटी को ना, कुछ एक्टिविटी की लिस्ट यहाँ पे होगी, कुछ ट्रांजैक्शन की लिस्ट यहाँ पे होगी, उसको हम नेगेटिव लिस्ट बोलते हैं। नेगेटिव लिस्ट का मतलब क्या है कि अगर मेरा कोई काम नेगेटिव लिस्ट में कवर हो जाता है, ना वो गुड्स की सप्लाई बनेगा, ना वो सर्विस की सप्लाई बनेगा, उस पर कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। अब दिमाग में सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि ऐसे कौन कौन से काम है जो नेगेटिव लिस्ट में कवर है। भाई मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, प्लीज यार बातचीत नहीं यार, हेलो भाई साहब, ओए ओए इधर देखो ध्यान से नालायक। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, अब एग्जाम में क्वेश्चन ये बन गया कि ऐसे काम बताओ, ऐसी लिस्ट लिखो जो ना तो गुड्स की सप्लाई बनेगी ना सर्विस की सप्लाई बनेगी। तो अगर एग्जाम में लिस्ट लिखने को आ गई कि ऐसे काम लिखो जो गुड्स और सर्विस की सप्लाई से बाहर होंगे, उस केस में लिस्ट कौन सी होगी, वो ये लिस्ट आपके सामने होगी। तो जो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं ना, ये लिस्ट ऐसी लिस्ट है, इनको ना तो गुड्स की सप्लाई बोलेंगे ना ही हम सर्विस की सप्लाई बोलेंगे, इस पर कोई भी जीएसटी की बातें नहीं होंगी, बस ये पर ध्यान दो। अब बच्चा ये बात कह रहा है सर, जैसे आपने हमें बताया था कि 3 शेड्यूल होते हैं, एक तो आपने कहा था शेड्यूल 1 होता है, एक आपने कहा था शेड्यूल 2 होता है, और एक आपने कहा था शेड्यूल 3 होता है। मैं कहा बिल्कुल सही बात है। अगर मैं शेड्यूल 1 की बात करता हूं तो शेड्यूल 1 में टोटल मिला के मैंने कहा था 4 पैरा आते हैं। याद करो, शेड्यूल 2 में टोटल मिला के 6 पैरा आते हैं। ऐसे ही शेड्यूल 3 में ना टोटल मिला के 8 पैरा आते हैं। मतलब यहाँ पे 4 पैरा हैं, यहाँ पे 6 पैरा हैं, यहाँ पे 8 पैरा हैं। तो 4 पैरा शेड्यूल 1 में है, 6 पैरा शेड्यूल 2 में है, 8 पैरा जो है वो शेड्यूल 3 में है। और जब मैं कहता हूं कि यहाँ पे 8 पैरा आते हैं, तो 8 पैरा का मतलब क्या होता है कि इन 8 पैरा में तुम्हारा कोई भी काम कवर होगा, उसको ना तो गुड्स की सप्लाई बोलेंगे ना सर्विस की सप्लाई बोलेंगे, उस पर कोई भी जीएसटी जो होगा वो एप्लीकेबल नहीं होगा, बस ये पर ध्यान दो। तो अब एक बार यहाँ पे चेक करते हैं कि उन 8 पैरा में कौन कौन से काम हमारे यहाँ पे निकल के आते हैं। एक बार 1 बाय 1 वो देखने जा रहे हैं। यहाँ पे एक बार चेक करो, यहाँ पे देखो जी। तो इधर देखो ध्यान से, एनालिसिस ऑफ सेक्शन नंबर 7.2 और शेड्यूल 3। अब कह रहा है अवर डिस्कशन अंडर दिस हेडिंग विल रिवॉल्व अराउंड द फॉलोइंग: नॉन सप्लाई लिस्टेड इन शेड्यूल 3, नॉन सप्लाई नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट, या नॉन सप्लाई क्लैरिफाइड बाय सर्कुलर। मतलब गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रहे कुछ काम ऐसे हैं जो शेड्यूल 3 में है, कुछ काम गवर्नमेंट ने नोटिफाइड किए हैं, कुछ गवर्नमेंट ने सर्कुलर से क्लैरिफाई किए हैं। इन तीनों चीज़ों को ना हम गुड्स की सप्लाई बोलेंगे ना सर्विस की सप्लाई बोलेंगे। अब सबसे पहले जो हम स्टार्टिंग करने जा रहे हैं वो स्टार्टिंग कर रहे हैं जी हम यहाँ पे सबसे पहले शेड्यूल 3 की। अब शेड्यूल 3 में सबसे पहला पैरा 1 क्या निकल के आ रहा है जी? पैरा 1 क्या है? पैरा 1 सुनो, पैरा 1 क्या है? पैरा 1 ये बात कहता है कि सर्विसेज बाय एन एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर इन द कोर्स और इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट। इनमें वो ये बात कहना चाह रहा है कि अगर कोई एम्प्लॉय एम्प्लॉयर के लिए काम करेगा और वो काम इन द कोर्स और इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट में होगा, तो उस एम्प्लॉय के काम को ना तो गुड्स की सप्लाई बोलेंगे ना सर्विस की सप्लाई बोलेंगे, इस पर कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। सर्विस बाय एन एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर इन द कोर्स, जैसे मान लो आज अभिषेक मेरा एम्प्लॉय है। अब अगर अभिषेक मेरे लिए कोई काम कर रहा है, उसको मैं सैलरी पे कर रहा हूं, उसके काम को गुड्स और सर्विस की सप्लाई नहीं बोलेंगे। रीजन, क्योंकि सैलरी की टैक्सेबिलिटी जो होगी वो इनकम टैक्स में होगी, वो जीएसटी में नहीं होगी। बट वो ये नहीं कह रहे कि एम्प्लॉय के सारे काम बाहर हैं, वो कह रहे हैं एम्प्लॉय एम्प्लॉयर के लिए जो काम करेगा इन द कोर्स और इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट। फॉर एग्जाम्पल सैलरी मिल रही है, मान लो हमारा एग्रीमेंट हुआ, मैंने कहा मैं तुम्हें परक्यूसिट दूंगा, तो उसको परक्यूसिट्स मिल रहे हैं, अलाउंसेस मिल रहे हैं, ये सब सैलरी का पार्ट है, इसमें कोई जीएसटी नहीं है। बट अगर मान लो एक एम्प्लॉय मेरे लिए काम कर रहा है और वो काम इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में नहीं है, मान लो इन द कोर्स या इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट में नहीं है। एग्जाम्पल के लिए एम्प्लॉय यहां पर मेरे काम कर रहा है और एम्प्लॉय मुझे अलग से भी कंसल्टेंसी की सर्विस दे रहा है, या एम्प्लॉय मेरे बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहा है। अब एम्प्लॉय जो काम कर रहा है ट्यूशन पढ़ाने वाला या कंसल्टेंसी की सर्विस देने वाला, वो इन द कोर्स में कवर नहीं है। इट मींस उसके काम पे जीएसटी की बातें हो सकती हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। हाँ, जैसे मान लो बिल्कुल सही बात है, एक बच्चा कह रहा है फ्रीलांसिंग की सर्विस, बिल्कुल कह सकते हो, फ्रीलांसिंग की सर्विस की बात बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे मान लो अभिषेक जो है, अभिषेक मेरे यहाँ पे एम्प्लॉय है, काम करने की सैलरी मिलती है फॉर एग्जाम्पल 40,000 पर मंथ। अब अभिषेक ना अपना अलग से वेबसाइट भी बनाता है। अब एक दिन की बात है, अभिषेक अपना वेबसाइट बना रहा था,
तो मैंने अभिषेक को बोला यार, मैं कहा यार तू ये वेबसाइट किसकी बना रहा है? कह रहा सर मैं ना वेबसाइट भी बनाता हूँ, मतलब मेरा पार्ट टाइम काम है, तो मैं घर जाके ना वेबसाइट बनाने का काम करता हूँ। मैं कहा यार अभिषेक एक वेबसाइट मेरी भी तैयार कर दे। अभिषेक ने कहा कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वेबसाइट मैं तैयार कर देता हूँ। बट सर वेबसाइट में तो मैं तैयार करके दे दूंगा, बट वेबसाइट बनाने के मैं 40,000 रुपये लूंगा। अब अभिषेक वेबसाइट बनाने के 40,000 रुपये ले रहा है मेरा एम्प्लॉई, बट क्या ये काम इन द कोर्स में कवर है? नहीं, इस काम पे जीएसटी की बातें हो सकती हैं। तो क्रक्स ये निकल कर है कि ऐसा नहीं है कि सामने वाला बंदा एम्प्लॉई है, वो जो भी काम करेगा वो सारे बाहर होंगे। आंसर इज नो। अगर वो काम करेगा इन द कोर्स और इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट वाले, तब यहां से बाहर होंगे, नहीं तो उन कामों पे जीएसटी की बातें हो सकती हैं। बस ये पर ध्यान दो। तो देखो यहां पर मैंने क्या लिखा है, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, लिखा है ओनली सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर इन द कोर्स और इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट आर आउटसाइड द मीट ऑफ सप्लाई। हाउएवर सप्लाई प्रोवाइडेड नॉट इन द कोर्स और इन रिलेशन टू हिज एम्प्लॉयमेंट फॉर ए कंसीडरेशन वुड क्वालिफाई सप्लाई। उसको हम सप्लाई बोलेंगे, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, मतलब उस पर जीएसटी लगेगा। सर क्लास 12 पब्लिक कब होगी? तो यूट्यूब वालों को पता है यार। अब मैं बता दूं, क्लास 12 मैंने प्राइवेट नहीं की हुई। अगर आप चेक करोगे वहां पे लिखा हुआ ये नहीं आता प्राइवेट की है। पता नहीं यूट्यूब वालों ने उसमें क्या कर दिया, वो कह रहे इसकी रिकॉर्डिंग नहीं हुई अभी, यार रिकॉर्डिंग अवेलेबल नहीं है। वो यूट्यूब की तरफ से है, वो यूट्यूब की तरफ से। मैं कोशिश करूंगा अगर मेरी लैपटॉप पे वो रिकॉर्डेड क्लास हुई, मैं रिकॉर्डेड डाल दूंगा। मुझे कोई शौक नहीं, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ सर, त्रिशूल बैच का प्राइवेट करना मुझे कोई शौक नहीं है भाई। मुझे नहीं, मुझे तुम्हारी बद्दुआएं या तुम्हारा गुस्सा नहीं चाहिए। मैं तो चाहता हूं कि हर बच्चा पास हो भाई। जैसे कई एक बच्चे ने बोला यार तुम्हारी टाइमिंग डेली बेस पे चेंज होती है। मैं कहता हूं कि मैं क्लास ले लूं, मैं क्लास की छुट्टी ना करूं, बताओ आप समझ पा रहे हो? मतलब मेरे दिल में हमेशा पता क्या रहता है, मैं चाहे आधे घंटे की लूं, 40 मिनट की लूं, 45 मिनट की लूं, मैं तुम्हारी क्लास लूं बस। क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस रिवीजन क्लास पे डिपेंडेंट है, मुझे पता है। उनको लगता है कि यार आज गाबा सर की रिवीजन क्लास होंगी तो हम देखेंगे, हम तो हमारे इस बार एग्जाम निकल सकते हैं। तो मेरी एक जिंदगी की बात नहीं है, मेरे सामने जो 500 बच्चे इस क्लास को देख रहे हैं उनकी जिंदगी की बात है कि उनको एग्जाम निकालने। तो मैं बिल्कुल प्राइवेट करके खुश नहीं होता, और वो मैंने की भी नहीं है। मैंने पहले भी कहा था त्रिशूल बैच की सभी रिवीजन क्लास को मैं प्राइवेट करूंगा नहीं। बस आप डेली बेस पे लाइव आते रहो, अगर बाद में देख लो तो बाद में देख लो। बस बस एक काम करना है, अपने कमेंट करना है और लाइक करना है, वो मैं आपसे बार बार मांगता हूं। तो मेरे को ये बस करके दे दिया करो कि कमेंट और लाइक आपके होने चाहिए, और मुझे कुछ नहीं चाहिए बस, और रिजल्ट आना चाहिए बस। आपका ये बात ध्यान दो जी। ठीक है जी, चलो अब अगले पॉइंट पर आओ जी, अगले पॉइंट पर आओ। तो अगले पॉइंट पर आओ, अगले पॉइंट पर जी। सर अल्टीमेट सीए के चैनल पे क्लास 12 है। हाँ वहाँ सीए वाले बच्चों के चैनल पे है, तो मैं वहाँ से डाउनलोड करके अपने चैनल पे डाल दूंगा। मैं वहाँ से डाउनलोड करके अपने चैनल पे डाल दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी। ठीक है, चलो अभी तक देखो ध्यान से, फटाफट से आओ जी। अब यहाँ पे एक बार चेक करो, देखो मिस्टर अभिषेक है, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है मिस्टर विजय को एज पर द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट। तो भैया इस पर जीएसटी नहीं लगेगा क्योंकि सप्लाई नहीं है। कैजुअल वर्कर है, एम्प्लॉय बाय कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट। अब कैजुअल वर्कर है, अब इसके एज ए कॉन्ट्रैक्टर की तरह वो काम कर रहे हैं, तो वो भी एम्प्लॉय की तरह काम कर रहे हैं, उसमें भी जीएसटी नहीं लगेगा। बट एनी अमाउंट पेड बाय मिस्टर विजय टू मिस्टर अभिषेक फॉर नॉट ज्वाइनिंग ए कंपीटिंग बिजनेस इन पेड फॉर द सर्विस फॉर 4 BNSO फैक्ट। अभिषेक अब जॉब छोड़ के जा रहा है, अभिषेक अब जॉब छोड़ के जा रहा है, अभिषेक मेरा एम्प्लॉय नहीं रहा, अभिषेक मेरा अब एम्प्लॉय नहीं रहा। उसको मैंने बोला कि सेम कंपीटिंग बिजनेस आप कहीं और ज्वाइन मत करना, उसके लिए मैं पैसे दे रहा हूं। तो अभिषेक जो ये काम करेगा उसके लिए काम इन द कोर्स में कवर नहीं होगा, इस पैसे पर जीएसटी की बात होगी, जीएसटी लग जाएगा। बस ये पर ध्यान दो। रटने वाला बच्चा भी एक बात ध्यान दे, अब उनकी बारी आ रही है। रटने वाला बच्चा एक बात ध्यान दे। अब सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है भाई मेरे, अगर आपने कोई भी काम किया एज ए एम्प्लॉय इन द कोर्स और इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट में, तो उस पर जीएसटी नहीं है। अगर वो काम नोट इन द कोर्स में है तो उस पर जीएसटी की बातें हो सकती हैं। ये पैरा 1 निकल के आ रहा है, बस ये बात ध्यान दो। उसके बाद चेक करो फिर पैरा 2 में क्या लिखा है। अब पैरा 2 में लिखा है सर्विस बाय एनी कोर्ट ट्राइब्यूनल एस्टैब्लिश अंडर लॉ। आर इतने आर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, या आपका ट्राइब्यूनल है। अब मान लो अब इतने सारे कोर्ट हैं, इतने सारे ट्राइब्यूनल हैं, अब जो भी ये सर्विस दे रहे हैं ये सारे पब्लिक वेलफेयर में काम करते हैं। आज अगर मान लो हाई कोर्ट की बात करूंगा, सुप्रीम कोर्ट की बात करूंगा, ये सारे जो भी आज सर्विस दे रहे हैं, लोगों को सर्विस दे रहे हैं ना, तो गवर्नमेंट ने कहा इनकी जो भी फीस होती है ना, इस फीस पे जीएसटी की बात नहीं करेंगे। कोर्ट और ट्राइब्यूनल हम यहां से बाहर निकाल के चलेंगे, बस ये पर ध्यान दो। तो उसने क्या बोला जी,
सर थर्ड वाले केस में, हाँ कुशल, थर्ड वाले केस में सप्लाई ऑफ सर्विस बनेगा जी, क्योंकि वो सर्विस दे रहे तो वो सर्विस की सप्लाई बनेगा। अब देखो यहाँ पे जी, कोर्ट इंक्लूड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया। अब सर्विस प्रोवाइडेड बाय आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल नोट कवर अंडर हेयर, इट मींस जीएसटी में भी एप्लीकेबल। अब जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल होते हैं ना, वो प्राइवेट ट्रिब्यूनल होते हैं। यार एक मिनट रुको रुचिता, मैंने कल भी कहा था जिन बच्चों ने गूगल फॉर्म भरे हैं फ्री बुक्स के लिए, 1 या 2 दिन के अंदर आ जाएंगे। एक्चुअल में जीआईजीएल के अंदर कुछ अमेंडमेंट्स हैं, ठीक है ना, ऐसे सिक्योरिटी लॉ के अंदर कुछ अमेंडमेंट्स हैं, तो वो उसके अंदर कुछ अपडेशंस हो रही हैं बुक के अंदर। आपको बुक्स मिल जाएंगी, आप टेंशन बिल्कुल मत लो, आपको बुक 100% मिलेंगी। 1 या 2 दिन के अंदर मैं खुद ही अनाउंसमेंट कर दूंगा जी, ठीक है। चलो अब यहाँ पे एक बार फटाफट से आओ, देखो यहाँ पे क्या लिखा है। अब जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल होते हैं ना, ये पर्सनल झगड़े सुलझाते हैं। तो गवर्नमेंट ने बोला जो ये आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है, इनकी सर्विस यहाँ पे कवर नहीं है, मतलब इनकी सर्विस पे जीएसटी लगेगा। और जिन बच्चों ने जीएसटी थोड़ा सा पहले पढ़ा है, याद करो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की सर्विस पे रिवर्स चार्ज है। अगर थोड़ा बहुत जीएसटी आपने पढ़ा है तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की सर्विस पे रिवर्स चार्ज, अगर आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा हो तो वही बात यहाँ पे लिखी है जी। तो देखो इस पे जीएसटी लगेगा जी, ठीक है जी। हाँ भाग्यश्री होगा मेरे बच्चे, होगा। चलो अब अगले पॉइंट पर आओ। अब देखो यहाँ पर, अभी हमारा पैरा नंबर 2 है, तो कोर्ट और ट्राइब्यूनल की सर्विस पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। तीसरा देखो जी, फंक्शन परफॉर्म बाय एमपी हो गया, एमएलए हो गया, मेंबर ऑफ पंचायत हो गया, मेंबर ऑफ लोकल अथॉरिटी हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, प्राइम मिनिस्टर हो गया, आईएएस ऑफिसर हो गया, कैग ऑफिसर हो गया, ये सब यहाँ से बाहर हैं। इनके कामों पर भी जीएसटी की बातें नहीं होंगी। तो आज अगर मान लो एमपी है, एमएलए है, प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, आईएएस ऑफिसर है, कैग ऑफिसर हैं, तो इन सब के कामों को यहां से बाहर निकाल दिया। ना ये गुड्स की सप्लाई बनेंगे, ना सर्विस की सप्लाई बनेंगे, इन पे कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। ये हमारा पैरा 3 है। उसके बाद आ जाओ पैरा 4 पर आओ। अब पैरा 4 बात कर रहे हैं मरने के काम। अब एक इंसान बेचारा मर गया, अब उसकी स्वर्ण यात्रा निकलेगी जी। आप सब जानते हो मरने के बाद ना बहुत सारे काम होते हैं। अब मरने के बाद बहुत सारे काम क्या होते हैं, एम्बुलेंस की सर्विस होती है, शमशान घाट की सर्विस होती है, दफनाना होता है, क्रियाक्रम होता है। आप खुद बताओ, क्या मरने के बाद गवर्नमेंट को जीएसटी लेना चाहिए? नहीं, जन्म लेते ही गवर्नमेंट जीएसटी लेना स्टार्ट कर रही है। जन्म लेते ही गवर्नमेंट जीएसटी लेना स्टार्ट कर रही है। क्या मरने के बाद गवर्नमेंट को जीएसटी लेना चाहिए? कोई अच्छा लगता है? मतलब पहला डाइपर डाला नहीं, डाइपर के ऊपर भी जीएसटी इंक्लूड है। मतलब डाइपर डालो, डाइपर के अंदर भी जीएसटी इंक्लूड है। यार क्या कमाल की बात है यार। तो क्या मरने के बाद गवर्नमेंट को जीएसटी लेना चाहिए? गवर्नमेंट ने कहा नहीं जी, मरने के बाद के सारी सर्विस हम यहां से बाहर निकाल देंगे। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, तो यहाँ पे आ रहा है फ्यूनरल हो गया, बुरियल हो गया, क्रीमेटोरियम हो गया, माउचरी हो गया, ट्रांसपोर्टेशन डिसीज हो गया, ये सारी की सारी सर्विस आपकी पैरा 4 में है। ना गुड्स की सप्लाई बनेगी, ना सर्विस की सप्लाई बनेगी, इन पे कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। फिर पैरा 6 पे आओ। पैरा 6 देखो, पैरा 6 है सेल ऑफ लैंड और सेल ऑफ बिल्डिंग। याद करो तो आपको मैंने कल भी बताया था कि अगर लैंड और बिल्डिंग की सेल करोगे ना, अगर लैंड और बिल्डिंग की सेल करोगे तो लैंड और बिल्डिंग की सेल पे स्टैंप ड्यूटी की बातें होंगी, वहां पर जीएसटी की बातें नहीं होंगी। ना ये गुड्स की सप्लाई बनेगा, ना सर्विस की सप्लाई बनेगा, इस पे कोई भी जीएसटी जो होगा वो एप्लीकेबल नहीं होगा। पैरा 6 में ये कवरेज। उसके बाद यहाँ पे आओ पैरा 5। अब आ जाओ पैरा 6, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में इस बार क्वेश्चन बन सकता है। हेलो भाई साहब, ओए, जिस दिन तुम लाइव चैट में मैसेज करना बंद कर दोगे ना, उस दिन तुम पहला कदम रख लोगे अपनी सफलता की तरफ। मैसेज मतलब फिजूल के मैसेज। अब तुम समझ आते हो फिजूल का मतलब क्या है। और जिस दिन ऑनेस्टी से यहां बैठ के 1 घंटा पढ़ लोगे, ये लगा लो तुम सफलता की तरफ जा रहे हो बस। मैंने कहा ना सर, 1 घंटा फोकस से बैठना भी बहुत मुश्किल बात है। कंटेंट फ्री का होना एक अलग बात है, फ्री का कंटेंट देखना और समझना एक अलग बात है, वो बहुत कम बच्चे कर पाते हैं। तो मैं तुमसे बात कर रहा हूं जी। अब यहां पे देखो इधर, अब पैरा 6 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पैरा 6 से बात कहना चाह रहा है एक्शनेबल क्लेम अदर देन स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम। पैरा 6 से बात करें, एक बात मेरे को बताना, क्या एक्शनेबल क्लेम हमने गुड्स की डेफिनेशन में कवर किए थे? पहले बताओ जी, सारे बच्चे बताओ, एक्शनेबल क्लेम को क्या हमने गुड्स की डेफिनेशन में कवर किया था? मेरे को बस ये बता दो, क्या एक्शनेबल क्लेम को हमने गुड्स की डेफिनेशन में कवर किया था? क्या एक्शनेबल क्लेम को हमने गुड्स में कवर किया था? याद करो, गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड सिक्योरिटी बट इंक्लूड एक्शनेबल क्लेम। तो एक्शनेबल क्लेम गुड्स में आते हैं, बट यहां से बाहर निकाल रहे हैं। अब यहां से गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है एक्शनेबल क्लेम अदर देन स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम।
कि हम एक्शनेबल क्लेम को ना तो गुड्स की सप्लाई बोलेंगे ना सर्विस की सप्लाई बोलेंगे, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, बट जो स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम है उन पे जीएसटी लगेगा। अच्छा यहां पे ना, यहां पे क्या था, यहां पे पहले लिखा हुआ था बैटिंग, गैम्बलिंग और लॉटरी। मतलब पहले क्या लिखा हुआ था, पहले लिखा हुआ था एक्शनेबल क्लेम अदर देन बैटिंग, गैम्बलिंग, लॉटरी। बट अब गवर्नमेंट ने क्या किया, बैटिंग, गैम्बलिंग, लॉटरी हटा के यहां पे कर दिया स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम। अब एक दिमाग में क्वेश्चन आया, सर स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम का मतलब क्या है? तो इसको डिफाइन किया सेक्शन 2 क्लोज नंबर 102A के अंदर से। अब सेक्शन 2102A में डिफाइन किया गया कि 2102A में डिफाइन किया गया कि एक्शनेबल क्लेम जो स्पेसिफाइड है वो कौन कौन से हैं। अब देखो नीचे डेफिनेशन जी, ये रहा सेक्शन 2102A, स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम। स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम मींस द एक्शनेबल क्लेम इन्वॉल्व इन और बाय वे ऑफ कौन कौन से, बैटिंग, गैम्बलिंग, लॉटरी। ये तीन तो पहले भी थे, अब तीन इन्होंने और जोड़ दिए, कौन कौन से, कैसीनो, हॉर्स रेस और ऑनलाइन मनी गेमिंग। रटने वाला बच्चा बस एक बात याद है, ये 6 एक्शनेबल क्लेम ऐसे हैं, इन 6 एक्शनेबल क्लेम पे जीएसटी की बातें होंगी। इन 6 एक्शनेबल क्लेम को छोड़ के कोई भी एक्शनेबल क्लेम होंगे उस पर जीएसटी की बातें नहीं होंगी। तो अगर मैं इन 6 एक्शनेबल क्लेम की बात करूंगा, इन 6 एक्शनेबल क्लेम पे जीएसटी की बातें होंगी। इन 6 को छोड़ के कोई भी एक्शनेबल क्लेम होगा उस पर जीएसटी की बातें नहीं होंगी। निकिता तुम्हारा मैसेज अभी कमेंट में आया, तुमने अभी मैसेज किया वैलिडिटी एक्सटेंड कर दो और फिर तुम यहाँ पे फोन कर रहे हो। मेरे बच्चे मैं लाइव में फोन कैसे उठाऊंगा बताओ, कितनी गलत बात है ये, नालायक। ठीक है जी, तो सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है कि जो ये 6 एक्शनेबल क्लेम है, इन 6 एक्शनेबल क्लेम पर भी जीएसटी की बातें होंगी, बस ये पर ध्यान देना। क्या बात मेरी समझ में आ रही है जी? तो अब यहाँ पे एक बार चेक करना, फटाफट से मुझे आंसर देना चाहिए। इधर देखो ध्यान से, तो पहला लॉटरी, सारे बच्चे बताओ लॉटरी, जल्दी फटाफट से बोलो जी। लॉटरी, क्या लॉटरी को शेड्यूल 3 में कवर किया गया जी? क्या लॉटरी को शेड्यूल 3 में कवर किया गया? आंसर इज नो। तो इट मींस इस पे जीएसटी की बातें होंगी। राइट टू रिकवरी इंश्योरेंस मनी, राइट टू रिकवर इंश्योरेंस मनी क्या शेड्यूल 3 में कवर है? यस, इस पे जीएसटी की बातें नहीं होंगी। क्लेम फॉर एरियर्स ऑफ रेंट, ये शेड्यूल 3 में कवर है, ये भी एक्शनेबल क्लेम है बट शेड्यूल 3 में कवर है, इस पे जीएसटी की बातें नहीं होंगी। उसके बाद फिर यहाँ पे देखो कैसीनो, अब यहाँ पे कैसीनो है, कैसीनो देखो, कैसीनो शेड्यूल 3 में कवर नहीं है, उस पे जीएसटी की बातें होंगी जी। उसके बाद अनसेक्योर्ड लोन, जो अनसेक्योर्ड लोन है, अनसेक्योर्ड लोन शेड्यूल 3 में कवर है, इस पे जीएसटी की बातें नहीं होंगी। बैंक गारंटी शेड्यूल 3 में कवर है, इस पे जीएसटी की बातें नहीं होंगी। हॉर्स रेस शेड्यूल 3 में कवर नहीं है, इस पे जीएसटी की बातें होंगी। फिर माई सर्कल 11 ऑनलाइन गेमिंग ऐप शेड्यूल 3 में कवर नहीं है, इस पे जीएसटी की बातें होंगी। फिक्स डिपॉजिट जो है वो शेड्यूल 3 में कवर है, इस पे जीएसटी की बातें नहीं होंगी। बैटिंग शेड्यूल 3 में कवर नहीं है, इस पे जीएसटी की बातें होंगी। तो ये आपके सामने है। ठीक है जी, क्या बात मेरी समझ में आ रही है? क्या आपको बात मेरी समझ में आ रही है, नहीं आ रही? फटाफट से बताओ जी। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल आपके सामने हैं कि क्या यहां पे कवर होगा और क्या यहां पे कवर नहीं होगा। दिखता मेरे बच्चे, ऑफिस में कॉल कर लेना, वैलिडिटी एक्सटेंड करवा दूंगा, टेंशन मत लो यार, पढ़ लो, जितना मेरी तरफ से बन पड़ेगा मैं करवा दूंगा। अभी तो पढ़ो आराम से, पढ़ लो मेरे बाबू, मेरा बच्चा, मेरे भिंडी, मेरा शिमला मिर्च कलर का बच्चा, पढ़ लो। डन, कोई दिक्कत तो नहीं है? सर मिक्स सप्लाई है एंड उसमें गुड एग्जाम्प्ट है तो उन पे जीएसटी लगेगा, क्योंकि मिक्स सप्लाई में तो सिंगल, हाँ तो उस पर जीएसटी लगेगा बिल्कुल। अगर मान लो कोई भी एग्जम्प्टेड सप्लाई है तो हमें पूरी वैल्यू पे लगाना है, तो अल्टीमेटली एग्जम्प्टेड पे भी जीएसटी लग जाएगा। यही तो मिक्स सप्लाई का नुकसान है, इसीलिए तो गवर्नमेंट चाहती है तुम अलग अलग करके बेचो। अगर तुम कंबाइन करके बेचोगे तो एग्जम्प्टेड सप्लाई पे भी जीएसटी लग जाएगा जी। ठीक है जी। हाँ राहुल, आपकी भी अनाउंसमेंट आने वाली है जी। सर एक बार और बता दीजिए ये वाला, एक बार और सुन लो जी, एक बार और सुन लो, पहले समझो मैं कहना क्या चाह रहा हूं। पहले मेरे को सारे बच्चे ही बताओ, हमने पैरा 6 पढ़ा, उसने पैरा 6 में बोला एक्शनेबल क्लेम। एक्शनेबल क्लेम मतलब एक्शनेबल क्लेम शेड्यूल 3 में कवर है। शेड्यूल 3 में कवर होने का मतलब है उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। बट उसने बोला सारे एक्शनेबल क्लेम शेड्यूल 3 में कवर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 6 एक्शनेबल क्लेम ऐसे हैं जो यहां से बाहर हैं, उसके अलावा जो भी एक्शनेबल क्लेम जो होगा वो शेड्यूल 3 में कवर है।
तो बस 6 एक्शनेबल क्लेम के नाम याद रख लो। वो 6 एक्शनेबल क्लेम शेड्यूल 3 में कवर नहीं होंगे। कवर नहीं होंगे मतलब उस पर जीएसटी लगेगा। अब उन 6 एक्शनेबल क्लेम के नाम है बैटिंग, गैम्बलिंग, लॉटरी, कैसीनो, ऑनलाइन गेम्स और हॉर्स रेस। अब जो ये मैंने एग्जांपल दिए ना, ये सारे के सारे एक्शनेबल क्लेम है। बस इसमें तुम 6 एक्शनेबल क्लेम ढूंढ लो। कौन से एक्शनेबल क्लेम जो शेड्यूल 3 में कवर नहीं है, उन पे जीएसटी लगेगा। अब अगर आप चेक करोगे वो 6 एक्शनेबल क्लेम कौन से हैं, लॉटरी हो गया, फिर लॉटरी, कैसीनो हो गया, फिर कैसीनो के बाद हॉर्स रेस हो गया, ये 3 हो गए, हॉर्स रेस हो गया, फिर ये ऑनलाइन मनी गेमिंग हो गया जी, फिर ये बैटिंग हो गया। अब अगर मैं बात करता हूं इस एग्जांपल में, ये एक्शनेबल क्लेम ऐसे हैं जो शेड्यूल 3 में कवर नहीं है। चेक कर देखो, यहां भी क्रॉस है, यहां भी क्रॉस है, ठीक है, फिर यहां भी क्रॉस है। अगर आप चेक करोगे यहां पर भी क्रॉस है, और अगर आप ऊपर चेक करोगे यहां पर भी क्रॉस है, और चेक करो बाकी सब जगह टिक है, बाकी सब जगह टिक है ना। मतलब ये एक्शनेबल क्लेम शेड्यूल 3 में कवर नहीं है, मतलब इन पे जीएसटी लगेगा। बाकी सब एक्शनेबल क्लेम शेड्यूल 3 में कवर हैं, मतलब उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। सिंपल सी बात बस ये निकल के आ रही है। बिल्कुल लगेगा जी, बिल्कुल लगेगा हर्षद, बिल्कुल लगेगा जी, 100% लगेगा जी। डन, क्या इसको लॉक कर सकते हैं जी? क्या आई थिंक अब आपको समझ में आ गया जी? पक्का पक्का लॉक कर दें। चलो अब एक बार फटाफट से आ जाओ जी, इधर देखो ध्यान से। अब यहाँ पे ये तो हमारे 6 पैरा हो गए। अब 6 पैरा के बाद एक पैरा 7 है और एक पैरा 8 है जी। ये पैरा 7 और पैरा 8 है, ये दोनों लिंक करते हैं कस्टम से जी। ये दोनों लिंक करते हैं कस्टम से। और जिन बच्चों को भी कस्टम में दिक्कत आ रही है जी, जो सीएस एग्जीक्यूटिव के बच्चे हैं, अगर उनको कस्टम में दिक्कत आ रही है तो कस्टम की क्लासेस मेरे यूट्यूब चैनल पे पड़ी हुई हैं, प्लेलिस्ट के अंदर पूरी डिटेल क्लासेस हैं, पूरा रेगुलर बैच है, आप उनको देख सकते हो। कस्टम में आपको मजा आ जाएगा, कस्टम के हर क्वेश्चन को आप सोल्व कर दोगे उन क्लास को देखने के बाद, अगर तुम्हें कस्टम में दिक्कत आ रही है तो। अब ये पैरा 7 और 8 जो है ना, ये सीए इंटर के अंदर नहीं है, ये सीए इंटर के सिलेबस में नहीं है। उनके सिलेबस में सिर्फ 6 पैरा तक है। मतलब अगर मैं सीए इंटर की बात करूंगा तो सीए इंटर में सिर्फ 1 से लेके 6 पैरा तक है। पैरा 7 और पैरा 8 सीए इंटर लेवल पे नहीं है, सीए फाइनल लेवल पे है। बट अगर मैं सीएस एग्जीक्यूटिव वाले बच्चों की बात करूंगा, या सीएस प्रोफेशनल वाले बच्चों की बात करूंगा, या सीएमए वाले बच्चों की बात करूंगा, उनमें पैरा 7 और 8 है। सिर्फ और सिर्फ सीए इंटर वाले बच्चों के लिए नहीं है, बाकी सबके लिए पैरा 7 भी और पैरा 8 भी है। और ये दोनों पैरा जो है वो कस्टम से कनेक्ट होते हैं, बस ये बात ध्यान दो। अब मैं तुम्हें थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है? अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो तुम्हें कस्टम के बाद और अच्छे समझ में आएगा। जब तुम कस्टम कर लोगे उसके बाद और अच्छे से क्लैरिटी होगी। ये पैरा 7 और 8 कहता क्या, ध्यान से सुनना मेरी बात को। सर एक्चुअल में क्या है, जैसे ये इंडिया की बेस लाइन है, ये इंडिया की बेस लाइन है, यहाँ पे आप सब जानते हो ये सारा पानी है, ये सारा पानी है, ठीक है? यहाँ पे ये पानी है, ये 200 नॉटिकल माइल्स वाला है, फिर ये इंडिया से बाहर है, और यहाँ पे जो है ये सारी के सारी दूसरी कंट्री है, ठीक है जी। अब कस्टम एक्चुअल में क्या है, कस्टम लो एक्चुअल में क्या है? कस्टम लो जो है ना, कस्टम लो कुछ नहीं है, वो नॉर्मली यहां से स्टार्ट होता है और कस्टम यहां पे खत्म हो जाता है। कस्टम लो कभी भी इंडिया में एप्लीकेबल नहीं होता। जब एक बार सामान आपने कस्टम पोर्ट से इंडिया के लिए क्लियर करवा लिया, उसमें कस्टम की बात नहीं होती, उसके बाद कस्टम की बात नहीं होती। जब तक सामान तुम्हारा कस्टम पोर्ट पे पड़ा है, जब तक सामान तुम्हारा कस्टम पोर्ट पे है, तब तक कस्टम लो की बात है। जैसे आपने घर के लिए क्लियर करवा लिया, आपने एक बार ड्यूटी पे कर दी, उसके बाद जीएसटी की बातें होंगी, उसके बाद कस्टम की बातें नहीं होंगी, बस ये पर ध्यान दो जी। क्या बात मेरी समझ में आ रही है जी? अब मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन ये निकल के आ रहा है, क्वेश्चन क्या निकल के आ रहा है पूरी क्लास से, कि जैसे मान लो अब एक सामान, एक पर्सन इंडिया में रहता है, उस पर्सन ने सामान मंगाया बाहर से। जब उस पर्सन ने बाहर से सामान मंगाया तो यहां पर वेसल में सामान लोड होने लगा, तो इसके पास ना एक दूसरी कंट्री वाले का कॉल आ गया कि साहब मुझे यह सामान चाहिए। तो अब क्या होगा, या तो सामान पहले इंडिया में आए, फिर इंडिया से सामान ये बाहर एक्सपोर्ट करे। तो इसने क्या किया, इसने कहा रुक, मैं अपने सप्लायर को बोलता हूं, मैंने सामान मंगाया है, ये सामान मुझे ना देकर डायरेक्टली तुझे भिजवा देगा। इसने कॉल कर दिया सप्लायर को, तो सप्लायर ने बोला अच्छा किया तूने अभी कॉल कर दिया, अभी ये सामान जो है वेसल के ऊपर लोड ही हुआ है। अब क्या हुआ, यहां से वेसल के ऊपर लोड हुआ,
अब यहां से सामान चलता 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 किसी दूसरी कंट्री में चला गया। मैं बस एक बात जानना चाह रहा हूं, क्या यह सामान इंडिया में एंटर हुआ? क्या यह सामान इंडिया में एंटर हुआ या नहीं हुआ जी? श्रेया नहीं। कस्टम की क्लासेस जो होंगी वो यूट्यूब पे जो मैंने डिटेल बेस्ड ले रखा है, 5 क्लासेस हैं, वो आपको देखनी है, ठीक है? तो उसमें से आप देख सकते हो पूरा डिटेल के अंदर कस्टम पड़ा हुआ है जी। हाँ हाँ सिद्धि चलेगा, सीए वाले बच्चों को नहीं करना ये। क्या ये सामान इंडिया में आया? नहीं हुआ। तो ये सामान क्या हुआ एक्चुअल में, बाहर से सामान बाहर वाली कंट्री में चला गया बिना इंडिया में एंटर हुए। इसको हम बोलते हैं मर्चेंट ट्रेडिंग। क्या बोलते हैं इसको हम? मर्चेंट ट्रेडिंग। तो गवर्नमेंट कहती है अगर नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में सामान चला गया बिना इंडिया में एंटर हुए, तो इसको ना तो गुड्स की सप्लाई बोलेंगे ना सर्विस की सप्लाई बोलेंगे, इस पे कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा। ये पैरा 7 है, बस ये समझ लो, ये पैरा 7 है। पैरा 7 क्या बोलता है? अगर नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में सामान चला गया बिना इंडिया में एंटर हुए, ना वो गुड्स की सप्लाई बनेगा ना वो सर्विस की सप्लाई बनेगा, उस पर कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा। ये पैरा 7 है। ये पैरा क्या है? 7 है। देखो यहां पर एक बार चेक करो पैरा 7 में क्या लिखा है। सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम ए प्लेस in the non-taxable territory to another non-taxable territory without such goods entering into India। मतलब बाहर से बाहर सामान चला गया बिना इंडिया में एंटर हुए, तो गवर्नमेंट कहती है ना वो गुड्स की सप्लाई ना वो सर्विस की सप्लाई। ये पैरा 7 है। फिर पैरा 8 क्या बोलता है? पैरा 8 समझो, पैरा 8 क्या बोलता है जी? पैरा 8 भी कस्टम से कनेक्ट है। पैरा 8 भी अब सीए इंटर में दोनों पैरा क्यों नहीं है? क्योंकि सीए इंटर में कस्टम नहीं है। अब सीए इंटर में कस्टम नहीं है, जब कस्टम नहीं है तो उनको ये समझ में भी नहीं आएंगे। सीए फाइनल में कस्टम है तो सीए फाइनल के अंदर 2 पैरा हैं, बट सीए एग्जीक्यूटिव वाले बच्चों में कस्टम भी है, सीएमए वाले बच्चों के अंदर भी कस्टम है, तो उनको ये दोनों पैरा पढ़ने हैं, ठीक है ना? तो उसका कनेक्शन समझो कि क्यों सीएस वालों के सिलेबस में है, क्योंकि उनमें कस्टम भी है, इसलिए दोनों पैरा कस्टम से कनेक्ट है, तो उन्होंने यहां पे डाल रखे। अब पैरा 8 क्या बोलता है? पैरा 8 ये बात कहता है, जैसे होता क्या है सर, ये इंडिया की बेसलाइन है, यहाँ पे ये सारा पानी है, ध्यान समझना, ये सारा पानी है, ये पानी 12 वाला पानी है, ठीक है? ये वाला पानी 200 वाला पानी है। ज्योति आप स्टार्टिंग से देखोगे तो समझ में आ जाएगा, आपने बीच में ज्वाइन किया तो इसलिए समझ में नहीं आ रहा अभी आपको। एक बार वीडियो पीछे करके स्टार्टिंग से देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि चल क्या रहा है। ये हमारा शेड्यूल 3 चल रहा है कि जिन काम को ना तो गुड्स की सप्लाई बोलेंगे ना सर्विस की सप्लाई बोलेंगे, ठीक है? और ये हमारा जो है, ये हमारा है आउटसाइड इंडिया। यहां पे आपका जो होता है, यहां पे कस्टम पोर्ट बना होता है, यहां पे एक बंदा खड़ा होता है ऐसे, ये डंडा लेकर खड़ा होता है और यहां पे सामान की देख रेख कर रहा होता है, इसको हम बोलते हैं कस्टोडियन, ठीक है जी? इसको हम बोलते हैं कस्टोडियन। क्या बोलते हैं? कस्टोडियन, जो इस सामान की देख रेख कर रहा होता है। और यहीं पे ना कस्टम पोर्ट के आसपास ही यहाँ पे कस्टम के वेयरहाउस बने होते हैं। क्या बने होते हैं? कस्टम के वेयरहाउस बने होते हैं। ये नॉर्मली कस्टम पोर्ट के अंदर ही होते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कस्टम के वेयरहाउस, जहां पे कस्टम का सामान रखा जाता है। अब क्या हुआ, यहां से सामान एक वेसल में लोड हुआ, वेसल में लोड हुआ, वेसल में लोड हुआ तो इंडिया में आने के लिए चला, इंडिया में आने के लिए चलता गया 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 और यहां पे ये सामान पहुंच गया। यहां पे सामान पहुंच गया। अरे जब ये सामान यहां पर पहुंच गया, ध्यान सुनो, जब ये सामान यहां पर पहुंच गया, ये सामान मंगाया था इस पर्सन ने, ये मंगाया था मिस्टर वीजी ने। क्या ये सामान 12 नॉटिकल माइल्स में आ गया? तो क्या ये सामान इंडिया में आ गया? बिल्कुल आ गया जी, इंडिया में सामान आ गया जी। यहां सामान आया तो इस पर्सन के पास ना एक पर्सन है इंडिया में ही, मिस्टर पीजी, उसका कॉल आ गया। उसने कहा भाई साहब मेरे को ना 500 पावर बैंक चाहिए, और मान लो जो मैंने सामान मंगाया वो 500 पावर बैंक की है। तो मैंने कहा अभी ऐसा करता हूं, मैंने सामान बाहर से मंगाया है, एक बार पूछता हूं वो सामान कहां पे है। तो कस्टम वालों ने बोला जी वो सामान तो ना पानी के अंदर आ चुका है, और पानी के अंदर भी 12 नॉटिकल माइल्स में आ चुका है, मतलब वो सामान इंडिया में आ चुका है। अब मिस्टर वीजी ने क्या किया, इस पानी में जो सामान अभी है इस गुड्स का टाइटल ट्रांसफर कर दिया पीजी को। वीजी ने बोला ऐसा, ये सामान मैं तेरे को बेच रहा हूं, ये सामान मैं तुझे बेच रहा हूं, तू मेरे को पैसे दे दे और तू ये सामान कस्टम से क्लियर करवा लियो।
तो पीजी ने बोला कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरा क्वेश्चन बस ये है कि अब ये कस्टम पोर्ट से सामान कौन क्लियर करवाएगा, वीजी क्लियर करवाएगा या पीजी क्लियर करवाएगा जी? कस्टम पोर्ट से सामान कौन क्लियर करवाएगा, वीजी या पीजी? तो ऑब्वियस सी बात है क्लियर करवाएगा यहां पर मिस्टर पीजी, क्योंकि मैंने सामान किसको दे दिया, पीजी को। तो अब कस्टम पोर्ट से वीजी क्लियर नहीं करवाएगा, पीजी क्लियर करवाएगा। जब पीजी क्लियर करवाएगा तो जो पर्सन क्लियर करवाता है, कस्टम लोग कहता है वही कस्टम ड्यूटी पे करेगा और वही जीएसटी पे करेगा, उसी पर कस्टम, उसी पे जीएसटी लगेगा। तो बस पैरा 8 में 2 पॉइंट हैं। पैरा 8 का एक पॉइंट यही बात कहता है कि अगर आपने इस गुड्स का टाइटल इस पर्सन ने किसी और को ट्रांसफर कर दिया और आपने यह सामान घर के लिए क्लियर नहीं करवाया था, उससे पहले ही आपने गुड्स का टाइटल किसी और को दे दिया, तो ये टाइटल किसी और को देना तुम्हारे हाथ में ना गुड्स की सप्लाई बनेगा ना सर्विस की सप्लाई बनेगा। रीजन क्योंकि तुमने यह सामान घर के लिए क्लियर नहीं करवाया था। जो पर्सन घर के लिए क्लियर करवाएगा वही पर्सन कस्टम पे करेगा, वही पर्सन जीएसटी पे करेगा। तो तुम यहां से बाहर हो जाओ, तुमने क्लियर नहीं करवाया तो तुम्हारे हाथ में जीएसटी की बातें नहीं होंगी, तुम्हारे हाथ में ये काम ना गुड्स की सप्लाई बनेगा ना सर्विस की सप्लाई बनेगा। क्लियर है? एक पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट सुनो, दूसरा पॉइंट क्या है, ये सामान यहाँ पे आ गया, आगे यहाँ तक पहुंच गया, अब ये सामान निकाला गया तो कस्टम पोर्ट पे सामान रखा गया, ये सारा सामान कस्टम पोर्ट पे आ गया। अब कस्टोडियन ने कॉल कर दिया जी, ठीक है जी, अरे मेरे बच्चे ज्योति 6 बजे ही है, 6 बजे ही क्लास की टाइमिंग है, मेरे से गलती हो गई, मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे। आज मैंने 5 बजे रख ली क्योंकि मैंने अभी रीज़न बता दिया, मैं बार बार रीज़न नहीं बताऊंगा, मैंने स्टार्टिंग में रीज़न बता दिया था कि आज मेरी 5 बजे क्यों हुई है। तो क्या हुआ, अब सुनो वापस आओ। कस्टोडियन ने कॉल किया वीजी को, तो कस्टोडियन ने कॉल किया वीजी को कि यार वीजी तेरा ना सामान आ गया है तो कस्टम पोर्ट से क्लियर करवा ले। तो वीजी ने कहा यार मैं ना अभी क्लियर नहीं करा पाऊंगा क्योंकि मुझे कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ेगी, मेरे पास ना पैसे नहीं है या मेरे पास सामान रखने की जगह नहीं है, तो ऐसा कर इस सामान को ना आप यहां से कस्टम के वेयर हाउस में ले जाओ, जब मुझे रिक्वायरमेंट पड़ेगी तब मैं क्लियर करवा लूंगा। तो उसने बोला कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि जो वेयर हाउस के चार्जेस होंगे वो पे कर देना। वीजी ने कहा ठीक है पे कर दूंगा जी। अब सामान क्या हुआ, अब सामान यहां से चला गया वेयर हाउस के अंदर, अब सामान पड़ा है वेयर हाउस के अंदर, अभी सामान वेयर हाउस के अंदर है, मैंने कस्टम से क्लियर नहीं कराया, अभी सामान वेयर हाउस के अंदर है। पीजी का ना मेरे पास कॉल आ गया, कह रहा 500 पावर बैंक चाहिए। मैंने कहा 500 पावर बैंक ना मेरे कस्टम पोर्ट पे आ चुके हैं और मैंने सामान वेयर हाउस में भिजवा दिया, तो मैं तेरे को ना सामान दिखा के लाता हूं। हम दोनों गए, वीजी और पीजी कस्टम पोर्ट पे गए, वेयर हाउस में सामान पड़ा था, मैंने पीजी को चेक करा दिया, पीजी को सामान पसंद आ गया। मैंने क्या किया, ये वेयर हाउस में पड़ा हुआ सामान मैंने पीजी को बेच दिया, मैंने सामान पीजी को बेच दिया, सामान के पैसे ले लिए। मैं बस एक बात जानना चाह रहा हूं, अगर मैंने वेयर हाउस के अंदर पड़ा हुआ सामान पीजी को बेच दिया तो अब यहां से अगर ये सामान क्लियर करवाना है वेयर हाउस से घर के लिए लेके आना है तो कौन क्लियर करवाएगा, वीजी या पीजी? यहां पर भी पीजी कराएगा, तो जो क्लियर करवाएगा वो कौन पे करेगा, ड्यूटी, और वही पे करेगा जीएसटी। रटने वाला बच्चा बस एक बात समझ ले, मेरी बात रटने वाला बच्चा बस एक बात मेरी समझ ले, सिर्फ एक बात समझ ले, अगर आपने होम कंजम्पशन मतलब घर सामान लेकर आने से पहले किसी को भी सामान बेच दिया, चाहे रास्ते में चाहे वेयर हाउस में, वो तुम्हारे हाथ में गुड्स और सर्विस की सप्लाई नहीं बनेगा जी। क्योंकि जब तक हम सामान घर के लिए क्लियर नहीं करेंगे ना, तब तक कस्टम और जीएसटी की बातें नहीं होती जी। मैंने दोनों केस में सामान घर के लिए क्लियर किया ही नहीं है, तो अगर मैंने क्लियर नहीं किया तो मेरे हाथ में जीएसटी की बातें भी नहीं होंगी। तो सिंपल सी बात क्या है कि अगर मैंने होम कंजम्पशन की क्लियरेंस से पहले अगर वो सामान किसी को बेच दिया तो मेरे हाथ में ना वो गुड्स की सप्लाई बनेगा ना वो सर्विस की सप्लाई बनेगा, मेरे हाथ में जीएसटी की बातें नहीं होंगी। तो देखो वही बात यहाँ पे लिखी हुई है, अगर आप चेक करोगे, देखो सप्लाई ऑफ वेयर हाउस गुड्स, जो आपका वेयर हाउस में सामान पड़ा है, आपने होम कंजम्पशन से पहले अगर वो सेल कर दिया, या अगर आपने रास्ते में गुड्स का टाइटल अगर किसी को एंडोर्स कर दिया, ट्रांसफर कर दिया होम कंजम्पशन की क्लियरेंस से पहले, तो ये गवर्नमेंट ने बोल दिया गुड्स और सर्विस के सप्लाई से बाहर है। बस ये बात ध्यान दो, ठीक है। ये पैरा 7 और पैरा 8 है।
समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो जब तुम कस्टम करोगे वहां पे समझोगे कि कस्टम कैसे काम करता है, उसके बाद तुम्हें और अच्छे से क्लैरिटी होगी। अभी तुम्हें तुम्हारे पल्ले में भी ना पड़ रहा हो कि ये होम कंजम्पशन होता क्या है। होम कंजम्पशन का मतलब सिंपल सा ही होता है कि कस्टम पोर्ट से सामान घर लेके आना। तो अगर कस्टम पोर्ट से सामान मैं घर लाया नहीं हूं, अभी कस्टम में ही है और मैंने वहीं पर बेच दिया, तो मेरे हाथ में जीएसटी नहीं लगेगा। जो पर्सन क्लियर करवाएगा वही पर्सन जीएसटी और कस्टम पे करेगा। ये पैरा 7 और 8 कह रहा है, बस ये पर ध्यान दो। क्या बात समझ में आ रही है? डन। चलो अब ये हो गया हमारे 8 के 8 पैरा हो गए। अब थोड़े थोड़े सर्कुलर बच्चे हैं, तो एक बार ऐसा करते हैं फटाफट से 8 के 8 पैरा मेरे को सारे रिवाइज करवाना। हेलो भाई साहब, एक बार सारे के सारे पैरा रिवाइज करवा दो। पहला सर, पहला पैरा है, अगर कोई एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को सर्विस दे रहा है इन द कोर्स और इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट में, तो एम्प्लॉय की काम यहां से बाहर है। बहुत बढ़िया। दूसरा सर यहाँ पे अपना वो कोर्ट और ट्राइब्यूनल, जो कोर्ट और ट्राइब्यूनल की सर्विस होती है वो यहाँ से बाहर है, उन पर भी जीएसटी नहीं है। बहुत बढ़िया। तीसरा सर, वो एमपी एमएलए और एमसी कैग आईएएस ऑफिसर प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर, ये सब काम यहाँ से बाहर है। बहुत बढ़िया। पैरा 4 जो है, मरने के बाद जो इंसान मर गया, शमशान घाट, दफनाना, जलाना, तो ये सारे काम यहाँ से बाहर हैं। पैरा 4। पैरा 5 लैंड और बिल्डिंग की सेल, यहाँ से बाहर है, उस पर जीएसटी नहीं है। बहुत बढ़िया। पैरा 6 एक्शनेबल क्लेम यहाँ से बाहर है, अदर देन स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम। और स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम में 6 एक्शनेबल क्लेम है। 6 एक्शनेबल क्लेम कौन कौन से हैं? बैटिंग, गैम्बलिंग, लॉटरी, कैसीनो, हॉर्स रेस, और आपका निकल के आ गया आपका बैटिंग, हॉर्स रेस हो गया, कैसीनो हो गया, और ऑनलाइन मनी गेमिंग। इन 6 एक्शनेबल क्लेम पर जीएसटी लगेगा, बाकी किसी पे जीएसटी नहीं लगेगा। एमसी का मतलब होता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ठीक है। उसके बाद फिर अगला पॉइंट आ गया पैरा 7, इंडिया के बाहर से, इंडिया के बाहर सामान चला गया बिना इंडिया में एंटर हुए, जीएसटी नहीं लगेगा। पैरा 8 तुम्हारा सामान कस्टम के वेयरहाउस में है, वेयरहाउस में पड़ा हुआ सामान आपने बेच दिया, या तुम्हारा सामान पानी में था वहीं पर सामान तुमने बेच दिया, मतलब तुमने सामान घर के लिए क्लियर नहीं कराया, उससे पहले तुमने सेल कर दिया, तो उस पर जीएसटी की बातें नहीं होंगी। ये 8 पैरा यहां पे निकल के आ रहे हैं। ठीक है जी। डन। चलो अब यहां पे आओ जी, अब कुछ नोटिफिकेशन और सर्कुलर। पहला यहां पे देखो नोटिफिकेशन। पहला नोटिफिकेशन बिल्कुल सिंपल है, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या पंचायत जो फंक्शन परफॉर्म करती है, वो फंक्शन ना गुड्स के सप्लाई बनेंगे ना सर्विस के सप्लाई बनेंगे। एक बात बताओ, आपके घरों में, आपके घरों की गली में पानी बहता रहता है या पानी बहता नहीं है? नहीं बहता। सीवर सुवर साफ होते रहते हैं, जो सीवर अंदर बने हुए हैं क्या सारे साफ होते रहते हैं? होते रहते हैं। क्या गलियों में लाइट लगी पड़ी है? लगी पड़ी है। क्या गलियों में कोई तुम्हें समस्या तो नहीं आती? नहीं आती। ये सारा कौन चेक करता है? म्युनिसिपैलिटी। तो म्युनिसिपैलिटी जो फंक्शन परफॉर्म कर रही है, तो वो सारे फंक्शन इन्होंने बाहर निकाल दिए। उन काम को ना गुड्स के सप्लाई बोलेंगे और ना ही सर्विस के सप्लाई बोलेंगे। ये गवर्नमेंट यहां पर कहना चाह रही है, बस ये पर ध्यान दो। तो देखो जी, जो फंक्शन म्युनिसिपैलिटी अपना पंचायत परफॉर्म करती है, ना वो गुड्स के सप्लाई ना वो सर्विस के सप्लाई। फिर एक नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ने और निकाली, ग्रांट ऑफ एल्कोहलिक लीकर लाइसेंस। अब मेरे को सारे बच्चे बोल देना चाहिए, एल्कोहलिक लीकर पे जीएसटी नहीं है, एल्कोहलिक लीकर पे जीएसटी नहीं है, बट एल्कोहलिक लीकर की दुकान खोलने के लिए मुझे लाइसेंस लेना पड़ता है। ये लाइसेंस मुझे कौन देगा? स्टेट गवर्नमेंट देगी। तो जो स्टेट गवर्नमेंट एल्कोहलिक लीकर का लाइसेंस देती है, उस लाइसेंस को भी इन्होंने यहां से बाहर निकाल दिया कि लाइसेंस की फीस पर भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। तो सिंपल सी बात क्या निकल कह रहे कि लीकर यहां से बाहर है, लीकर यहां से बाहर है, और लीकर का जो लाइसेंस है वो भी यहां से बाहर है। तो लीकर तो यहां से बाहर की हुई थी। अगर स्टेट गवर्नमेंट लीकर का लाइसेंस दे रही है, उसके बदले जो भी फीस चार्ज कर रही है, उस फीस पर कोई जीएसटी की बातें नहीं होंगी। ना वो गुड्स की सप्लाई बनेगा, ना वो सर्विस की सप्लाई बनेगा, वो यहां से बाहर है। बस ये पर ध्यान दो। ये एक नोटिफिकेशन गवर्नमेंट की है जी। ठीक है। उसके बाद देखो जी, अब और यहां से क्या बाहर है जी। अब ये नॉन सप्लाई क्लैरिफाइड बाय वे ऑफ सर्कुलर, ये चीजें सर्कुलर ने क्लैरिफाई की हैं जी। अब ये सर्कुलर ने क्या क्लैरिफाई की हैं, ये 2 चीजें हैं, मैं तुम्हें एग्जांपल से समझाता हूं ये क्या क्लैरिफाई उन्होंने की है जी। सर एक बात मेरे को सोच के बताना, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है। मान लो एक मिस्टर वीजी है, मिस्टर वीजी की 2 दुकानें हैं, एक दुकान तो ये है और एक दुकान ये है, एस्टेब्लिशमेंट 1 एस्टेब्लिशमेंट 2। इसका रजिस्ट्रेशन जो है वो जीएसटी में अलग है और इसका
रजिस्ट्रेशन जो है वो जीएसटी में अलग है। ये दुकान काम करती है गुड्स और पैसेंजर की ट्रांसपोर्टेशन, इसका काम ये है। और दूसरी दुकान का जो काम है वो रिपेयर एंड मेंटेनेंस की सर्विस का है। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन ये है, इसके पास ट्रक हैं, काफी सारे ट्रक हैं, बसेस हैं, काफी सारा सामान है। अब वो ट्रक और बसेस खराब हो गई, अब उस ट्रक और बस की रिपेयर करवानी है, तो रिपेयर करवाने के लिए मार्केट में जाएगा तो रिपेयर की सर्विस लेगा जी। जब वो रिपेयर की सर्विस लेगा तो रिपेयर की सर्विस पर क्या लगेगा, जीएसटी लगेगा। इसने क्या किया, ये ट्रक और बसेस जो हैं या जो भी इसके टूल्स हैं, ये अपनी दूसरी एस्टेब्लिशमेंट के पास भेजे कि आप ये ट्रक को रिपेयर कर दो जी। इन्होंने क्या किया, इस ट्रक को रिपेयर किया। और अब मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है बस, अगर मिस्टर विजय के 2 ऑफिस हैं और दोनों के रजिस्ट्रेशन अलग अलग हैं, तो क्या आपको नहीं लग रहा है ये दोनों डिस्टिंक्ट पर्सन है? बिल्कुल डिस्टिंक्ट पर्सन है। तो अगर मान लो ये वाला पर्सन इस कंपनी को या इस ऑफिस को सर्विस देगा, तो मैंने पहले भी कहा था वो सर्विस को हम सप्लाई मानेंगे और जीएसटी लगेगा। तो यहाँ पे रिपेयर की सर्विस पे जीएसटी लगना चाहिए, बिल्कुल लगना चाहिए। बट एक बात बताओ, क्या यहाँ पे इस एस्टेब्लिशमेंट ने इस एस्टेब्लिशमेंट को ये ट्रक बेचे हैं? सोच के बेचना, क्या ये ट्रक बेचे हैं? नहीं, इसने क्या ट्रक बेचे हैं? या ट्रक रिपेयर होने के लिए जा रहे हैं? मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, क्या ये ट्रक बेचे हैं या ट्रक रिपेयर होने के लिए जा रहे हैं? तो ट्रक जा रहे हैं रिपेयर होने के लिए। तो गवर्नमेंट वही क्लैरिफाई करना चाह रही है कि यहाँ पे रिपेयर के सर्विस पे जीएसटी लगेगा। ये ट्रकों का जाना जो है ना, ट्रकों का जाना, ये गुड्स और सर्विस के सप्लाई में कवर नहीं होगा, इस पे जीएसटी नहीं लगेगा जी। मतलब मार्केट में ना बिना बात का डिस्प्यूट आ रहा था कि यहां से वहां ट्रक गए तो ट्रकों की वैल्यू पर भी जीएसटी लगाओ। छोटी बच्ची है क्या? ट्रकों की वैल्यू पे जीएसटी क्यों लगेगा भाई? ट्रक अगर रिपेयर पर्पस के लिए जा रहे हैं तो रिपेयर की वैल्यू पे जीएसटी लगेगा। तो रिपेयर की वैल्यू पे लगेगा। जो ये ट्रक जा रहे हैं, इन ट्रकों का जाना ना गुड्स की सप्लाई बनेगा ना सर्विस की सप्लाई बनेगा, इस पे कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। वो ये बात कहना चाह रहे हैं। फर्स्ट डिस्टिंक्ट पर्सन का मतलब, इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि तुमने त्रिशूल बैच अभी देखा नहीं है। आज 20वां लेक्चर है त्रिशूल बैच का और सप्लाई चल रहा है पिछले 6 लेक्चर से, इवन 6 से भी ज्यादा, 7 हो चुके होंगे। उसमें हम समझ चुके हैं डिस्टिंक्ट पर्सन किसे कहते हैं, कि अगर एक पर्सन की 2 एस्टेब्लिशमेंट हैं, दोनों अलग अलग स्टेट में हैं, दोनों का रजिस्ट्रेशन अलग अलग है, बट हैं वो दोनों सेम पेन के अंदर, उसको डिस्टिंक्ट पर्सन कहते हैं। ठीक है जी, चलो अब अगले पॉइंट पर आओ जी। अब और कुछ क्लैरिफिकेशन है, कुछ सर्कुलर है जी, और कुछ क्लैरिफिकेशन है। अब अगली क्लैरिफिकेशन है प्रिंटिंग कॉन्ट्रैक्ट। ये तो आप सबको पता होगा जी, ये तो सबको पता होगा, सबको पता होगा। प्रिंटिंग कॉन्ट्रैक्ट याद है? प्रिंटिंग कॉन्ट्रैक्ट। अब प्रिंटिंग, एक बात मेरे को बताना, जैसे मैं मार्केट से बुक्स प्रिंट कराता हूं, तो जो भी मैंने मार्केट से बुक प्रिंट कराई तो प्रिंटिंग वाला कहता है साहब इस बुक को प्रिंट करने के 500 रुपए लूंगा। अब जब प्रिंटिंग वाला मुझे कहता है कि इस बुक को प्रिंट करने के 500 रुपए लूंगा, तो क्या वो पेपर की बात कर रहा है, प्रिंटिंग की बात कर रहा है, इंक की बात कर रहा है, या सारी बात कर रहा है? सारी बात कर रहा है। वो कह रहा है मैं बुक को प्रिंट करने के 500 रुपए लूंगा। तो भाई अगर बुक को प्रिंट करने के 500 रुपए लूंगा ना, तो सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है, उसमें पेपर भी है, उसमें इंक भी है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी भी है, सारा कुछ है। अब जो ये प्रिंटिंग वाला बुक प्रिंट करके दे रहा है, ये तो कंफर्म है कि वो कॉम्पोजिट सप्लाई है भाई, कॉम्पोजिट है, क्योंकि इंक भी होती है, प्रिंटिंग भी होती है, सब कुछ होता है, वो कॉम्पोजिट सप्लाई है। बट सबसे बड़ा मुद्दा ये है, उस प्रिंटिंग को मैं मतलब क्या मानूं, इसमें प्रिंसिपल सप्लाई क्या मानूं, गुड्स मानूं या सर्विस मानूं? भाई प्रिंटिंग प्रिंसिपल मानूं या गुड्स प्रिंसिपल मानूं? तो गवर्नमेंट ने कहा वो डिपेंड करता है तुमने प्रिंटिंग करवाई किसकी है, तुमने प्रिंटिंग किसकी करवाई है। अगर तुमने प्रिंटिंग कराई है बुक्स की, अगर तुम्हें प्रिंटिंग कराई है पैम्फलेट, ब्रोशर, एनुअल रिपोर्ट, न्यूज़पेपर, तो उसमें प्रिंटिंग कंटेंट ज्यादा है, तो ये काम जो बनेगा वो सर्विस की सप्लाई बनेगा। देखो यहाँ पे जी, पहला अगर आपने यहाँ पे बुक्स प्रिंट कराई, पैम्फलेट, ब्रोशर, एनुअल रिपोर्ट, अगर ये प्रिंट कराई है तो ये बनेगा आपका प्रिंटिंग की सप्लाई बनेगा, मतलब प्रिंसिपल सप्लाई बनेगी प्रिंटिंग, तो प्रिंटिंग वाला जीएसटी लगेगा सर्विस की सप्लाई। बट अगर आपने प्रिंट कराए हैं एनवलप्स, लेटर हेड, प्रिंटेड बॉक्सेस, टिश्यू पेपर, नैपकिन, वॉलपेपर, इसमें तुम्हारा गुड्स कंटेंट ज्यादा है। आपने कभी देखे होंगे जो वो डोमिनोज के नैपकिन होते हैं, डोमिनोज के नैपकिन, तो वहां पे डोमिनोज का लोगो लगा होता है और बाकी सारा वाइट होता है।
अब लोगो जो लगा तो वही तो प्रिंटिंग है, बाकी तो वाइट ही है, बाकी तो पेपर है। अरे अमेजोन के बड़े बड़े बॉक्सेस आते हैं, अगर मैं तुम्हें थोड़ा सा दिखाऊं, थोड़ा सा तुम्हें और अच्छे समझ में आएगा। अगर मैं बात करता हूं अमेजोन के बॉक्सेस की, तो जो अमेजोन के घर में बॉक्सेस आते हैं, अगर आपने कभी देखे हो इस तरह के अमेजोन के बॉक्सेस जो आते हैं वो ऐसे ऐसे आते हैं। देखो जी ये वाले देखो अमेजोन के बॉक्सेस ऐसे आते हैं। अब तुम्हें नहीं लग रहा इसमें गत्ता ज्यादा और प्रिंटिंग कम है? मेन तो गत्ता है, देखो मेन तो गत्ता है, प्रिंटिंग तो बस थोड़ी सी इन्होंने लिखी हुई है। तो गवर्नमेंट ने कहा ये गुड्स की सप्लाई है। आज जो आपके विजिटिंग कार्ड होते हैं उसमें वैल्यू जो होती है वो गत्ते की वैल्यू होती है, प्रिंटिंग तो बिल्कुल थोड़ी सी होती है। तो गवर्नमेंट वही बात कहना चाह रही है कि ये सारे काम जो बनेंगे वो गुड्स की सप्लाई बनेंगे, इसमें गुड्स का पोर्शन ज्यादा है, गुड्स प्रिंसिपल है, सर्विस प्रिंसिपल नहीं है जी। तो वही यहाँ पे कहना चाह रहे हैं। देखो जी जैसे हाँ जैसे बिल्कुल सही बात है, जैसे एक बच्चे ने बोला पेन, अब बिल्कुल सही बात है पेन हो गया। अब पेन पे अगर मान लो मैं अपना नाम लिखवा के, मान लो फॉर एग्जांपल मैंने बोला सीए विवेक गाबा, मैंने आपको पेन दे दिया, तो मेन तो गुड्स है ना, प्रिंटिंग तो बहुत थोड़ी सी है, तो वो गुड्स की सप्लाई बनेगा। तो वही बात यहाँ पे कहना चाह रहे हैं जी। तो अगर एक बार यहाँ पे चेक करोगे, देखो यहाँ पे क्या लिखा है जी। तो अगर आप ये एनवलप लेटर कार्ड ये करवा रहे हो तो ये गुड्स की सप्लाई बनेगा, बस ये पर ध्यान दो। फिर अगला गवर्नमेंट ने गत्ता, अब गत्ता भाई गत्ता क्या कहते हैं, कार्ड बॉक्स मान लो, जो कार्टन नहीं होता, कार्टन जो होता है उसको गत्ता बोलते हैं। गत्ता गत्ता यार गत्ता तो हिंदी एक वर्ड होता है, उसको गत्ता बोलते हैं हम। न्यूज़पेपर की प्रिंटिंग सर्विस की सप्लाई है क्योंकि उसमें प्रिंटिंग कंटेंट ज्यादा है जी। अब अगला सर्कुलर है यहाँ पे, फूड सप्लाई टू द पेशेंट। अब फूड सप्लाई टू द पेशेंट, अगर किसी बच्चे ने जीएसटी पहले से पूरा पढ़ा हुआ है उसको पता होगा कि हेल्थ केयर सर्विस जीएसटी में एग्जम्प्ट होती है, हॉस्पिटल डॉक्टर की सर्विस जो है वो जीएसटी में एग्जम्प्ट होती है। अब तुम सब जानते हो जो बंदा एडमिट होता है उसको हॉस्पिटल की तरफ से ही खाना मिलता है। तुम्हारा ऐसा नहीं है कि तुम भाई साहब लेटे हुए हो, उई 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 दर्द हो रहा है, वो आया भाई साहब डिनर, हाँ 4 मोमोज खाऊंगा और एक बर्गर खाऊंगा, उई दर्द हो रहा है, ऐसा तो नहीं बोलोगे ना। उनकी तरफ से खिचड़ी मिलेगी, दलिया मिलेगा, खाना पड़ेगा भाई साहब, टिंडे खाने पड़ेंगे, घिया खाना पड़ेगा। जो तुमने पहले मोमोज खाए हैं और जो तुमने टिक्कियां पेली हैं, जो तुमने बर्गर लपेटे हैं, ये उसी का ही नुकसान है जो तुम वहां पे बैठे हो। तो भैया डॉक्टर की 2-3 दिन सुननी पड़ती है, समोसे तो पेलोगे नहीं वहां बैठ के, समोसे पकोड़े तो खाओगे नहीं, तो हॉस्पिटल की तरफ से ही खाना मिलेगा। तो गवर्नमेंट कहती है अब जो हॉस्पिटल की तरफ से खाना मिल रहा है, हॉस्पिटल की तरफ से जो भी खाना मिल रहा है पेशेंट को ना, तो वो हेल्थ केयर सर्विस का ही पार्ट है, तो उसको हेल्थ केयर सर्विस का ही पार्ट मानो और उसको एग्जम्प्ट कर दो। बट जो पेशेंट के साथ कोई दूसरा बंदा है उसको भी खाना मिलता है तो वो हेल्थ केयर सर्विस का पार्ट नहीं, उस पर जीएसटी लगेगा। देखो यहाँ पे क्या लिखा है जी, फूड सप्लाई टू इन पेशेंट एज एडवाइज बाय डॉक्टर इज ए पार्ट ऑफ कंपोजिट सप्लाई हेल्थ केयर एंड नॉट सेपरेटली टैक्सेबल। अदर सप्लाई टू फूड बाय हॉस्पिटल नॉन एडमिट, जो पेशेंट नॉट एडमिट है तो उसको अगर दे रहे हो, उसके अटेंडेंट को दे रहे हो तो फिर वो टैक्सेबल होगा, ये बात ध्यान दो। तो जो वहां पे एडमिट है, जो वहां पे एडमिट है पेशेंट, उसको तो खाना पीना मिल रहा है, वो हेल्थ केयर सर्विस का पार्ट होगा, वो एग्जम्पशन वाली कैटेगरी में आएगा, बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आने लग रही के? ठोक दो लाइक भाई, लाइक ठोक दिया करो, कमेंट कर दिया करोगे, बिल्कुल कंजूस हो रहे हो क्या आजकल तुम हैं? ठीक है चलो जी, अब यहाँ पे 3 पॉइंट बस हमारे बैलेंस बचे हैं, देन ये पूरे चैप्टर की समरी है जी। अगर किसी को पूरा चैप्टर रिवाइज करना है तो 1 और 2 पेज में पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा जी, फिर हमारा चैप्टर खत्म, अगला चैप्टर है। ठीक है, तो अब यहाँ पे 3 पॉइंट छोटे छोटे और देख लेते हैं। पेशेंट के साथ ही एक प्लेट में खा लेंगे। अमरिंदर ओ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ सही हैगी है मेरे महाराज, ओ बाबे ओ तुसी कर लोगे, बट दिक्कत है ना यार, किन्ना खा लोगे? ओके ओंदे आइए खिचड़ी, तुसी खाना है राजमा, किवें खा लोगे तुसी खिचड़ी? मैनू ए दसो अमरिंदर जी। और नहीं कर सकते मेरे बच्चे, नहीं कर सकते, होंदा ही नहीं महाराज। और मैं कह रहा तुसी कह रहे हो नहीं होएगा, मान लो मेरी गल, मान लो नहीं हो सकता। ठीक है आ जाओ आगे आगे आओ। फिर अगला है एक्टिविटी ऑफ बस बॉडी बिल्डिंग। अब ये बस बॉडी बिल्डिंग क्या होती है? बस बॉडी बिल्डिंग समझ गए? बस बॉडी बिल्डिंग क्या होती है सर? जैसे हॉस्पिटल के कैंटीन का खाना वो टैक्सेबल है भाई, कैंटीन में तो कोई भी रह के खा सकता है। यहां पर बात हो रही है तो पेशेंट एडमिट है उसको जो खाना मिल रहा है उसकी बात हो रही है बस। ठीक है आ जाओ मेरे नाल आ जाओ हुन। ओ बस बॉडी बिल्डिंग की होंदी हैगी है, हुन दिखाना पड़ेगा बस बॉडी बिल्डिंग। अब बस बॉडी बिल्डिंग,
और बस बॉडी बिल्डिंग होती है ये, देखो जी ये बस बॉडी बिल्डिंग होती है, इस तरह की होती है। अब मुद्दा ये निकल के आ रहा है कि जो ये बस बॉडी बिल्डिंग है इसको गुड्स की सप्लाई माने या सर्विस की सप्लाई माने। तो इसका गवर्नमेंट ने आंसर नहीं दिया। गवर्नमेंट ने कहा ये केस टू केस पे डिपेंड करता है, ये केस टू केस पे डिपेंड करता है, क्योंकि मेन जो होते हैं ना बस में नीचे चेसिस होते हैं, चेसिस। चेसिस पता क्या होता है? चेसिस जो नीचे वाला हिस्सा जहां पे वो सब कुछ लगा होता है उसके ऊपर बस की बॉडी बनती है। तो गवर्नमेंट ने कहा अगर सिर्फ बस की बॉडी बनाई जा रही है तो वो सर्विस की सप्लाई है। अगर पूरी बस फिट करके दी जा रही है, मतलब चेसिस भी है, बस की बॉडी भी है, फिर वो गुड्स की सप्लाई है। ठीक है, तो यहां पे गवर्नमेंट ने सिर्फ इतना सा आंसर दिया है कि ये किस्सा केस टू केस पे डिपेंड करता है। बस ये बात ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? पक्का पक्का, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? हाँ, चेसिस जो होते हैं, अगर चेसिस के साथ में बस दी जा रही है तो गुड्स की सप्लाई है, सिर्फ बस की बॉडी तैयार की जा रही है तो फिर वो सर्विस की सप्लाई है। बस ये पर ध्यान दो। आगे देखो अगला, फिर रीट्रेडिंग ऑफ टायर्स क्या होते हैं जी? रीट्रेडिंग ऑफ टायर्स पता क्या होते हैं? कभी सुना आपने रीट्रेडिंग ऑफ टायर? रीट्रेडिंग ऑफ टायर सुने आपने? अबे टायर जो तुम घिसा देते हो चला चला के गाड़ियां, और तुम गाड़ियां भजाते नहीं। और गड्डी जांदी ये छलांगा मार दी, मैनू यार याद आवे मेरे यार दी। और गड्डी जांदी ये छलांगा मार दी। RIP ईयर, RIP ईयर। दर्द हुआ होगा आपके कान में मेरा गाना सुनने के बाद, बट मेरा मन करेगा तो मैं गाऊंगा, ऐसे की तैसे दर्द हो या कुछ भी हो। तो रीट्रेडिंग ऑफ टायर का मतलब ये होता है कि जो पुराने टायर होते हैं उनके ऊपर एक लेयर चढ़ाते हैं, उनके ऊपर एक लेयर चढ़ाते हैं। तो गवर्नमेंट ने कहा अगर तुम्हारा काम सिर्फ लेयर की पेस्टिंग करना है, उस रबड़ की पेस्टिंग करना है, उस रबड़ की पेस्टिंग करना है, तो वो सर्विस की सप्लाई है। बट तुम्हारा टायर भी तुम्हारा है, रबड़ भी तुम्हारी है, पेस्टिंग भी तुम कर रहे हो, तो मेन वैल्यू तो उसकी गुड्स की है, तो फिर वो गुड्स की सप्लाई है जी। तो सिंपल सी बात है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, सप्लाई ऑफ रीट्रेडिंग टायर वेयर द ओल्ड टायर बिलोंग टू सप्लायर, तो उसको बोलते हैं गुड्स की सप्लाई। और अगर सिर्फ तुम्हारा काम जो पेस्टिंग करना है, सिर्फ पेस्टिंग करना है, भाई तुम रबड़ लेकर आए, टायर लेकर आए, मुझे पेस्टिंग करनी है, तो फिर वो सर्विस की सप्लाई बनेगा, फिर वो गुड्स की सप्लाई नहीं बनेगा। बस ये पर ध्यान दो। ओहो, तन्वी कह रही है सर मेरी बहन हंस रही है आपके आवाज पे। हाँ, तुम्हारे तो श्रेया घोषाल बैठी है ना घर में नालायक। माना मेरे से अच्छी आवाज होगी, बट इतनी भरी महफिल के अंदर बेइज्जती कौन करता है बे? श्रेया घोषाल नहीं हो तुम, ना ही सुनिधि चौहान हो, ना ही लता मंगेशकर हो। हाँ, नेहा कक्कड़ तुम कह सकती हो, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। भाई साहब टाइम चेंज करना मुसीबत होगी भाई। बच्चे भाई साहब अनशन के ऊपर बैठ गए। आप हमेशा टाइम चेंज करते रहते हैं, गाबा कहीं का नालायक। गलती होगी जी, ये दोनों कान पकड़े, माफी मांगी आपसे जी। आज के बाद टाइम चेंज जब करना होगा क्लास ही नहीं लूंगा, क्लास छुट्टी दे दूंगा उस दिन। गलती होगी मेरे से यार, क्लास लेके मैसेज डाल देना चाहिए था क्लास नहीं लूंगा, नालायक। ठीक है बच्चा कह रहा है डिंचक पूजा रानू मंडल बुक्स पे GST एग्जाम्प्ट है जी। ठीक है, अब अगले पॉइंट पर आओ जी, लास्ट पॉइंट पर आ जाओ फटाफट से, देन पॉइंट हमारा खत्म हो गया। अभी आ रहा है सप्लाई ऑफ फूड एंड बीवरेज एट सिनेमा हॉल। पहले तो मूवी देखने कौन कौन जाता है, जल्दी बोलो। मूवी देखने कौन कौन जाता है, फटाफट से बोल दो, मूवी देखने कौन कौन जाता है? मूवी देखने गए हो, जब तुम मूवी देखने गए हो, ओ स्त्री कल आना, ओए स्त्री, ओ स्त्री, स्त्री कल आइयो, चल कल आइयो, स्त्री कल आइयो। तो अगर आप मूवी देखने गए होंगे, स्त्री कल आना, तो वहां पे तो आपने देखा वहां पे खाने पीने का सामान मिलता है जी। आपने वहां पे देखा खाने पीने का सामान मिलता है वहां पे सामान मिलता है खाने पीने का, जो बाहर वो अरे तुम खाते तो हो, मेरे को झूठ मत बोलो, तुम वहां से पॉपकॉर्न खाते हो, मुझे पता है, पॉपकॉर्न नाचोस बर्गर सब खाते हो। अब जो तुम वहां से खाते हो ना, सुन लो, खाते हो सुन लो, तो प्रॉब्लम ये थी उसको हम क्या माने। तो गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया, जो भी सिनेमा हॉल के अंदर ये खाने के लगे होते हैं, ये जो भी स्टॉल वॉल लगे होते हैं, उसको रेस्टोरेंट की सर्विस मानेंगे। क्या मानेंगे उसको? रेस्टोरेंट की सर्विस मानेंगे, रेस्टोरेंट की सर्विस। और अगर तुम कई बार बुक माई शो से टिकट बुक करवाते हो, तो अपना मूवी के टिकट के साथ में तुम पॉपकॉर्न भी बुक कर लेते हो, करते हो, मुझे पता है करते हो। तो अगर जो तुम खाने की मतलब मूवी के टिकट के साथ में अगर तुम खाने का भी कुछ बुक कर रहे हो, तो गवर्नमेंट कह रही है फिर वो कॉम्पोजिट सप्लाई है, वैसे वो मिक्स सप्लाई है,
प्रैक्टिकली मिक्स सप्लाई है, बट गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया कि अगर आपने फूड और बेवरेज साथ में सिनेमा के टिकट क्लब कर दिए, अगर ये क्लब कर दिए, हम इसको कॉम्पोजिट सप्लाई मानेंगे और सारी सप्लाई पर सिनेमा की टिकट का जो रेट होगा वो लगेगा, बस ये पर ध्यान दीजिए। तो प्रिंसिपल सप्लाई होगी मूवी की टिकट। अगर खाली तुम खाने पीने का सामान अलग से ले रहे हो जी, खाली तुम खाने पीने का सामान अलग से ले रहे हो तो फिर वो रेस्टोरेंट सर्विस है। अगर तुम मूवी की टिकट प्लस में खाने का सामान क्लब कर रहे हो, टुगेदर इकट्ठा कर रहे हो, तो फिर उसको गवर्नमेंट ने बोल दिया हम कॉम्पोजिट सप्लाई मानेंगे और पूरी वैल्यू पर प्रिंसिपल सप्लाई मतलब मूवी की टिकट का रेट एप्लीकेबल कर देंगे, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है, बोल दो। ठीक है, चलो आ जाओ लास्ट में आ जाओ। अब एक बात तो यार, होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी के शेयर होल्ड करती है, ये क्लैरिफिकेशन मुझे पता नहीं क्यों आ गई है। होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी के शेयर होल्ड करती है, क्या शेयर्स गुड्स और सर्विस की डेफिनेशन में कवर होते हैं? नहीं होते। तो अगर होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी के शेयर होल्ड कर रही तो क्या दिक्कत आ गई जी? तो गवर्नमेंट ने बोला दिक्कत क्या आ गई? सिंपल सी बात समझो, ना वो गुड्स की सप्लाई है ना वो सर्विस की सप्लाई है, इस पे जीएसटी नहीं लगेगा। तो भैया शेयर्स होल्ड कर रही है, शेयर ना तो गुड्स है ना सर्विस है, वो जीएसटी से बाहर है जी। तो फाइनली अब जाके सप्लाई का चैप्टर स्वाहा, ओम मतलब सप्लाई का चैप्टर स्वाहा, ओम बेसिक कॉन्सेप्ट का चैप्टर स्वाहा। अब जाके हमारा सप्लाई खत्म और अब हमें कल करने हैं इसके सारे क्वेश्चंस। ठीक है जी, तो कल हम क्वेश्चंस करेंगे ताकि तुम्हें और कॉन्फिडेंस आए कि अगर यहां से कहीं से भी क्वेश्चन बन जाए ना, मेरी फैमिली का बच्चा गलत नहीं करके आएगा। तो कल हमें सप्लाई के सारे क्वेश्चन खत्म करके, आज डमरू नहीं, डमरू मेरे पास नहीं है भाई, डमरू घर नहीं है, मैं घर में क्लास ले रहा हूं। तो मैं लगना आज मैं घर से क्लास ले रहा हूं। अरे ऑफिस बंद है भाई, 2 अक्टूबर है, गांधी जी का बर्थडे, हैप्पी बर्थडे गांधी जी, गांधी जी का बर्थडे है, बंद होता है, रेड पड़ जाती है ऑफिस में जाने पे। घर से क्लास ले रहा हूं आज मैं, पता है, तभी तो घर वालों ने काम बोल दिया, अरे कल से व्रत रखने हैं तुमने, जाओ कुट्टू का आटा लेके आओ, समाक का आटा लेके आओ, चिप्स भी लेके आओ, जाओ तुम खाओगे, फ्रूट्स भी लेके आओ, जाओ नालायक कहीं के। हाँ हाँ, इस चक्कर में खाना सामान सौदा लेके आना पड़ेगा मेरे को, इस चक्कर में जल्दी क्लास रखी माय लॉर्ड, गलती हो गई मुझसे आज। ठीक है जी, चलो तो सारे के सारे बच्चे फटाफट से लाइक ठोक दो, कमेंट कर दो फटाफट से, फिर हम मिलेंगे कल सुबह 7:45 पे सुदर्शन बैच के अंदर जी। ठीक है, चलो ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, जय हिंद, थैंक यू सो मच। हर बच्चा कमेंट जरूर करके जाएगा, दिल खोल के कमेंट किया करो कि तुम्हें सप्लाई का चैप्टर कैसा लगा, जीएसटी में तुम्हारा कॉन्फिडेंस कैसे है, तुम्हें ये बैच कैसा लग रहा है, ये सारी बातें बताया करो कमेंट के अंदर, डेली डेली बताया करो, रोज रोज बताया करो। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय जी।